Hello everyone, welcome you to Kyra classes. Today we will study the complete chapter of class 9th science, chapter 4 structure of atom. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एटम में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में. तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉन. Electron was discovered in cathode ray experiment and identified by J.J. Thomson. इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के टाइम डिस्कवर हुआ था और किसने आइडेंटिफाई किया था? J.J. थॉमसन ने. नेक्स्ट है प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट. प्रोटॉन्स जो है वो एनोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर हुए थे. तो प्रोटॉन्स जो है वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर हुए थे. एनोड रेज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज. एनोड रेज को पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज भी कहा जाता है. इसे आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? ई गोल्डस्टीन. लास्ट है आपका न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932. तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम जेम्स चैडविक था. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता. इसका मतलब ये न्यूट्रल होता है. ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है. ये न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल्स. तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी. सो फर्स्ट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटम्स एग्जिस्टेड. तो ये पहला रिकॉर्डेड एविडेंस या प्रूफ था जिसमें ये था कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. Using his theory, Dalton rationalized the various laws of chemical combination. इस थ्योरी को यूज करके डाल्टन ने काफी जो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको रैशनलाइज किया था. Dalton's theory was based on the premise that the atoms of different elements could be distinguished by differences in their weights. तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? वो इस बात पे बेस्ड थी कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उन्हें हम डिस्टिंग्विश या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके वेट्स में डिफरेंसेस जानकर. तो जो डाल्टन थ्योरी थी वो इस प्रेमाइस पे बेस्ड थी कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन्हें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ठीक है. कैसे? उनके वेट्स के जो डिफरेंसेस हैं उसे पता लगाकर. लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो क्या क्या लिमिटेशंस थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की? तो फर्स्ट थी द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग. तो जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत प्रूव हुआ. फॉर एन एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड या सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम जो है वो आप इनडिविजिबल कह रहे हो तो ये चीज गलत थी. एटम जो है वो से सब डिवाइडेड या फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में. सेकेंड था द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स बट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस. जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सिमिलर होंगे सारे के सारे रिस्पेक्ट्स में, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका डिफरेंट मास होगा. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो. एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? वो डिफरेंट है. उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप्स. तो
सेम एलिमेंट के एटम्स तो सिमिलर हैं हर रिस्पेक्ट में, लेकिन जो आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के वो क्या है, उनका मास डिफरेंट है। Next, Dalton's theory was based on the premise that the atoms of different elements could be distinguished by differences in their weights. तो डाल्टन की थ्योरी जो थी वो इस बात पे भी इस प्रिमाइस पे बेस्ड थी कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे? बाय डिफरेंसेस इन देयर वेट्स। अगर हमें उनके वेट्स में डिफरेंसेस पता चल जाता है तो उसकी मदद से हम उन एटम्स को, जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड है हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने मॉडल दिया था एटम का, जिसमें उसने बताया था कि थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। तो थॉमसन ने ये बताया था कि जो मॉडल है एटम का वो किस तरह से है, वो बिल्कुल सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के। The electrons in a sphere of positive charge were like currents, dry fruits in a spherical Christmas pudding. तो क्रिसमस पुडिंग का जो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो स्फेरिकल होता है। तो ऐसे ही आप एटम का स्ट्रक्चर समझो। तो जो स्फेयर है वो तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन जो करंट्स हैं या फिर जिन्हें मैं कह सकती हूँ रेजन्स, जो किशमिश है या जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो स्प्रेड हैं उसके ऊपर, तो उसे मैं क्या कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में है, पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में प्रेजेंट है। वो किस तरह के लग रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो करंट्स के तौर पे लग रहे हैं या फिर मैं कह सकती हूँ रेजन्स के तौर पे लग रहे हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं एक स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग में। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। उसने एक और बात बताई थी कि क्रिसमस पुडिंग के साथ साथ हम वाटरमेलन को भी सोच सकते हैं। सो वाटरमेलन में जैसे आपने देखा है रेड पोर्शन होता है जो एडिबल पार्ट है जिसे आप खाते हो, और जो ब्लैक जो होती है वो उसकी सीड्स होती हैं। सो जो वो रेड एडिबल पार्ट है वो है प्रोटॉन का पार्ट, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो वो ब्लैक जो सीड्स हैं वो हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। सो द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो वो जो रेड पार्ट है जो पूरी उसमें फैला हुआ है, ठीक है, तो एटम में जो पूरा फैला हुआ है वो है आपका रेड एडिबल पार्ट जो कि प्रोटॉन है। और while the electrons are studded in the positively charged sphere, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे बीज जो हैं वो स्टडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टडेड या एम्बेडेड हैं किसमें, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर या जो रेड एडिबल पार्ट है वो वाटरमेलन में। तो उसमें सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड है ना, तो उन्हीं एम्बेडेड सीड्स को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। Thomson proposed that first, an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. तो थॉमसन ने जो है वो प्रपोज क्या किया था, ये किया था इस मॉडल को कंसिडर करके कि जो एटम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंसिस्ट करता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। The negative and positive charges are equal in magnitude. तो जितना नेगेटिव चार्जेस होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस के बराबर हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का वो क्या है, बराबर। तो बराबर होने की वजह से जो एटम है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसमें कोई साइन नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है एटम में और 5 प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं एटम में, तो 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे और जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। इसलिए जो एटम है वो पूरे तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लिमिटेशन देख लेते हैं इसका। तो मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पे जो ये थॉमसन मॉडल था ये फेल हो गया था क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में अरेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे के इतने करीब कैसे वो अरेंज होते हैं एटम में। तो ये लिमिटेशन थी, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थॉमसन मॉडल जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड
जो मॉडल है वो है यूगिन गोल्डस्टीन मॉडल ऑफ एन एटम। तो यूगिन गोल्डस्टीन ने भी क्या दिया था, मॉडल दिया था एटम का। E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या डिस्कवर किया था, नए रेडिएशंस के प्रेजेंस को डिस्कवर किया था एक गैस डिस्चार्ज में जिनका नाम था कैनाल रेज। These rays were positively charged radiations. अब ये जो रेडिएशंस थे ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे जिन्होंने बाद में जाके एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में हेल्प किया था। He used a cathode ray tube to study canal rays which had electrically and magnetic properties opposite of an electron. ये इस यूगिन गोल्डस्टीन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को यूज किया था जिससे वो कैनाल रेज को स्टडी कर सके जो कि इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट थी। तो जो कैनाल रेज हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी कैनाल रेज की इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट थी। प्रोटॉन्स, द कैनाल रेज हैव पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स। तो बाद में ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस या जिन्हें मैं कैनाल रेज कह रही हूँ, इसी को बाद में क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि ये हेल्प कर रहा था डिस्कवरी में एक दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल की, और उस दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल का क्या नाम था, प्रोटॉन। तो इसी कैनाल रेज को जिनका पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे उन्हीं को हम क्या कहते थे, प्रोटॉन्स कहते थे। तो फोर्थ है हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। In Rutherford experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. रदरफोर्ड जो था उसके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उसके एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि उसने क्या लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स लिए थे जो कि बहुत फास्ट मूव करते थे, और उन्हें किन पे गिराना था उसको, उन्हें किन पे टकराना था उसको, तो एक थिन गोल्ड फॉइल से उनको उसे टकराना था। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. उसने गोल्ड फॉइल को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही जितनी पतली लेयर बन सके, पॉसिबल है जितनी पतली लेयर बनाना, उतनी वो पतली लेयर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था। ये जो गोल्ड फॉइल थी ये 1000 एटम्स थिक, मतलब जितने 1000 एटम्स थिक होते हैं उसके बराबर ये गोल्ड फॉइल बनी थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। सो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए थे जिन्हें वो गोल्ड फॉइल से टकरा था, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे तो वो बेसिकली क्या थे, तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे। मतलब हीलियम आयन जिन पे क्या था, 2+ साइन था। Since they have a mass of 4 unit, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. इनका जो मास था वो 4 था, 4 यूनिट था। तो ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिन्हें हम हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस कह रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं, वो डिफ्लेक्ट होंगे। किससे डिफ्लेक्ट होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि जो आपकी जो फॉइल है, जो थिन फॉइल है, जो गोल्ड की थिन फॉइल है, उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे, और वो जो गोल्ड के एटम्स हैं उसमें उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनसे टकराने के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं गोल्ड एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स इनसे टकराएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिफ्लेक्शन होगा। अब इस टेबल को देख लेते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, और किस इन्फेरेंस की वजह से हो रहे थे वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड।
तो जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया था तो उसे ये पता चला कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्शन के। मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो आराम से क्या हुआ, गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे। इसका इन्फ्रेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर जो था वो एम्प्टी था। इसकी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे। इन्फ्रेंस इस पॉइंट का ये है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, तो बहुत कम पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे। थर्ड है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 1 lakh completely rebound on hitting the gold foil। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, 1 लाख में मान लो एक अल्फा पार्टिकल वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिबाउंड हुआ था ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। जब वो गोल्ड फॉइल से टकराया तो वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। इसका इन्फ्रेंस क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज। तो इसका इन्फ्रेंस ये है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर मैं टोटल साइज ऑफ एटम की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, limitations of Rutherford's model. The orbital revolution of the electron is not expected to be stable। जो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिट्स में करते हैं। सो जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का वो स्टेबल नहीं पाया गया था। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। तो जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का वो स्टेबल नहीं पाया गया था, और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक्सेलरेशन में जरूर जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। और जब एक्सेलरेशन में जाता है, जब वो सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसे एक्सेलरेशन में जाना होता है। और जब एक्सेलरेशन के दौरान क्या होता है, चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा रिवॉल्व करते हुए ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और फाइनली वो किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। Next, if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। अगर ऐसा होता तो क्या होता, जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होता, उसे हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, और जो मैटर है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता जिस फॉर्म में आज हम उसे जानते हैं मैटर को। सो वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हम ये जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो ज्यादातर क्वाइट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom। तो ये जो ऑब्जेक्शंस या जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, जो लिमिटेशंस थी या जो ऑब्जेक्शंस जो खड़े हुए थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अगेंस्ट, तो उसको ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स दिए थे मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तो पहला पॉइंट था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स होते हैं, बस वही जो होते हैं एटम के अंदर अलाउ होते हैं। नेक्स्ट, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। These orbits or shells are called energy levels। So जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, तो इन्हीं ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल्स इन्हें कहा जाता है। तो आप ऑर्बिट्स कह लो या फिर आप शेल्स कह लो,
और एनर्जी लेवल्स एक ही बात है. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers n is equal to 1, 2, 3, 4. So मैंने अभी आपको बताया ऑर्बिट्स कह लो या शेल्स कह लो, और ऑर्बिट्स और शेल्स को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है. ये जो ऑर्बिट्स और शेल्स हैं इन्हें आप लेटर्स से भी डिनोट कर सकते हो. सपोज अगर दो शेल्स हैं तो के और एल हो जाएगा. अगर तीन शेल्स हैं या तीन ऑर्बिट्स हैं तो के एल एम हो जाएगा. अगर चार ऑर्बिट्स या चार शेल्स हैं तो के एल एम एन हो जाएगा. या फिर आप नंबर से भी इन्हें डिनोट कर सकते हो, जैसे कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. अगर दो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1 और 2. अगर तीन ऑर्बिट्स और शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1, 2, 3. अगर चार ऑर्बिट्स और शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4. तो आप लेटर्स से भी डिनोट कर सकते हो ऑर्बिट्स और शेल्स को, और या फिर नंबर्स से डिनोट कर सकते हो 1, 2, 3, 4. ओके, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है नीचे, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर जो है ऑर्बिट या शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसे कहते हैं के शेल. अगर मैं लेटर से बोलूं तो के शेल, और नंबर से बोलूं तो एन क्या होगा, 1, फर्स्ट शेल. सेकंड उससे थोड़ा क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा. के शेल के बाद एल शेल आएगा, उसमें नंबर क्या होगा, 2. एल के बाद एम आएगा जो थर्ड शेल होगा, एन इज इक्वल टू 3. देन एम के बाद एन शेल आएगा जो नंबर क्या है इसका, 4. तो इस तरह से जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के वो है आपका के शेल. फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसी नंबरिंग 1, 2, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. इस तरह से क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी. तो अभी मैंने आपको बताए थे ऑर्बिट्स और शेल्स, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं. तो अब हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी उस शेल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है. तो फर्स्ट है हमारा के शेल. इसका फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर. जो आपका शेल का नंबर है, जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूं तो यहाँ पे n हो जाएगा 1, और फर्स्ट शेल क्या है आपका, के शेल है. ऐसे ही अगर मैं सेकंड शेल की बात कर रही हूं तो n हो जाएगा 2, तो वो आपका कौन सा शेल हो जाएगा, वो हो जाएगा L. तो इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का. अब यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन शेल के शेल. तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है 2n², जहां पे n क्या डिनोट कर रहा है, शेल नंबर. तो 2 इंटू 2 तो होगा ही, इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि के शेल कौन सा शेल नंबर को डिनोट करता है, 1 को, तो 1 का स्क्वायर. तो 2 इंटू 1, 2. तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो के शेल है, जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है के शेल, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो. देन सेकंड एल शेल. एल शेल फिर से वही फॉर्मूला 2n², 2 इंटू, अब जो एल शेल है उसमें जो शेल नंबर है वो है 2, तो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या लिखोगे, 2. तो 2 इंटू 2 की पावर 2, तो दैट विल गिव यू 8 इलेक्ट्रॉन्स. आपको फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो आपका एल शेल है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हो. देन थर्ड है हमारा एम शेल. एम हमारा थर्ड शेल है, तो फिर से वही फॉर्मूला 2n². अब n की जगह मैं क्या रखूंगी, थर्ड शेल है तो 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी रहेगी, 18 इलेक्ट्रॉन्स. 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं प्लेस कर सकती हूँ एम शेल में, उससे ज्यादा नहीं भर सकते. देन नेक्स्ट है हमारा एन शेल. एन शेल में वही 2n² वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो एन शेल है फोर्थ शेल. तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एन शेल की
वो है 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर सकते हो? 32 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट जो के शेल था जो न्यूक्लियस के पास था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल शेल आया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम शेल आया उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, फिर एन शेल आया उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करके आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हो। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल अप होते हैं, उनकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। Valency. The electrons present in outermost shell of an atom are called as valence electrons. तो जो electrons outermost shell में present हैं, किसी भी atom के outermost shell में, सबसे बाहर वाली shell में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी देन ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम के, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अंदर के शेल्स की बात करूं तो अंदर के शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। The combining capacity of an atom of an element to form chemical bond is called its valency. तो valency basically है क्या? तो ये किसी atom की combining capacity है, किसी भी element के atom की combining capacity जिससे वो chemical bond form कर सके, बना सके, उसे कहते हैं हम valency. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain one electron each in their outermost shell, therefore each one of them can lose one electron. Example के तौर पे आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, ये जो एटम्स हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। आप हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन के शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट और एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर का सिंपल अगर मैं बेसिकली या सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। या एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, न्यूक्लियस पे जितने पॉजिटिव चार्जेस का नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिन्हें कहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसके उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स। या सिंपल कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डिनोटेड बाय पी लेटर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एटॉमिक नंबर देता है। कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर वो भी एटॉमिक नंबर देता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है हीलियम में और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हीलियम में, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर।
सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हो आप और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर किसे कहते हैं? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है न्यूक्लियस का? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मास नंबर उसी को कहते हैं अगर मैं प्रोटॉन्स के नंबर को और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड कर दूं, और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गिव यू मास नंबर। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल, कार्बन मास नंबर इज इक्वल टू 12। कार्बन का जो मास नंबर है वो है 12। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 6 न्यूट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन वो क्या बनाएगा? वो एटॉमिक नंबर बनाएगा। और जो मास नंबर है वो क्या बनाएगा? प्रोटॉन के साथ जब न्यूट्रॉन मिलेगा तो वो बनाएगा मास नंबर। तो अगर कार्बन का मास नंबर 12 है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स विल गिव यू मास नंबर 12। इसे 12 यूनिट भी आप लिख सकते हो। अब जैसे एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27, तो अगर 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल गिव यू द बेसिकली एटॉमिक नंबर। और जो 14 न्यूट्रॉन्स हैं ये प्रोटॉन्स के साथ मिलकर आपको क्या देगा? मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया इसका? 27। 13 प्रोटॉन्स प्लस 14 न्यूट्रॉन्स, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? 27U। अब आपको किसी भी एलिमेंट का मतलब डिनोट करना है, किसी एलिमेंट को आपको लिखना है, उसके अंदर आपको शो करना है मास नंबर भी और एटॉमिक नंबर भी, तो आप इस तरह से लिखोगे। सिंबल, जो भी उस एलिमेंट का सिंबल है वो आप लिखोगे, देन ऊपर आप दिखाओगे मास नंबर और नीचे उसका दिखाओगे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers. So, isotopes क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका जो मास नंबर हो वो डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, मैं कह सकती हूँ ना, प्रोटॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है तो वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। मतलब आप एटॉमिक नंबर को बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, ये अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का केस ले लेते हैं। इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज। 3 एटॉमिक स्पीशीज होती हैं इसकी। जैसे कि पहला है प्रोटियम। अब आप देख सकते हो सिंबल मैंने लिखा हुआ है, जैसे पिछली स्लाइड में बताया था आप सिंबल लिखोगे, ठीक है। ऊपर मास नंबर होगा, नीचे एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटियम में से मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है 1 1। नेक्स्ट है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर क्या है? 2। एंड ट्राइशियम, ट्राइशियम में एटॉमिक नंबर फिर से 1 है लेकिन मास नंबर क्या है? 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर प्रोटियम में भी 1 है, ड्यूटीरियम में भी 1 है और ट्राइशियम में भी एटॉमिक नंबर क्या है? 1। लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, एक में 1 है प्रोटियम में, ड्यूटीरियम में 2 है, ट्राइशियम में 3 है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। The atomic number of each one is 1 but the mass number is 1, 2 and 3 respectively. तो atomic number तो सबका एक है, 1 है, लेकिन जो मास नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग हो रहा है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल आइसोटोप्स का। किसके आइसोटोप्स? हाइड्रोजन एटम के जो आइसोटोप्स हैं उनका। Now come to applications of isotopes. Isotopes की क्या applications हैं? An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो एक तरह से फ्यूल के तौर पे यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में।
Next, an isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. Cobalt का isotope कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है. Next, an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. आयोडीन का आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है. तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स. Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. तो जैसे आइसोटोप्स था जिसमें सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट मास नंबर था, बिल्कुल ऑपोजिट है आइसोबार्स उसके. आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो लेकिन मास नंबर क्या हो, सबका सेम हो, उनको हम कहेंगे आइसोबार्स. एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीरीज ऑफ आइसोबार्स वुड बी. अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे आइसोबार्स की सीरीज दी गई है. तो आप देख सकते हो सल्फर 40, क्लोरीन 40, आर्गन 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40. ये जो 40 दिखाया हुआ है ये क्या है, ये है मास नंबर. तो आइसोबार्स का मैंने बताया था सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे सबका मास नंबर आपको 40 दिख रहा है. दैट मीन्स कि ये क्या है, सब आइसोबार्स. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अब ये देख लेते हैं. तो फर्स्ट है केमिकली सेम, फिजिकली डिफरेंट. आइसोटोप्स में क्या होता है, केमिकली तो ये सेम होते हैं लेकिन फिजिकली क्या होती है, ये डिफरेंट होते हैं. आइसोबार्स में केमिकली डिफरेंट, फिजिकली सेम. आइसोबार्स जो होते हैं वो केमिकली अलग होते हैं लेकिन फिजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम. आइसोटोप्स में मैंने आपको बताया था सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कह सकते हैं. तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम है. आइसोबार्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट. आइसोबार्स में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो अलग है, क्योंकि मैंने बताया था आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. Isotopes cannot be separated by chemical means. आप आइसोटोप को केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, जबकि आइसोबार्स केमिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है. आज की वीडियो में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्लीट हो चुका है. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.